तो दोस्तों हमारी सीरीज चल रही थी 5005 की प्लीडिंग, कन्विंसिंग और ड्राफ्टिंग वाली। तो उसमें हम अगला क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। मेन क्वेश्चन है और इसके बिना पेपर बनना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज कन्विंसिंग। तो कन्विंसिंग को बोलते हैं अभिहस्तांतरण हिंदी में। तो अभिहस्तांतरण क्या है, कन्विंस डीड, अर्थ और महत्व और इसका प्रारूप भी हम अंत में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ले लीजिए जल्दी से पेन और नोटबुक हाथ में। देखिए, अभिहस्तांतरण का सीधा ऐसा अर्थ है किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करना या ले जाना। कानून की दृष्टि से कन्वेंस का अर्थ संपत्ति, शीर्षक, अधिकार, स्वामित्व इत्यादि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित मतलब कि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया है। यदि आप कोई संपत्ति खरीद या बेच रहे हैं तो ऐसा करने के लिए आपके पास एक विलेख या अनुबंध होना मतलब कि संविदा चाहिए। एक बिक्री एक वैध अनुबंध के बिना पूरी नहीं हो सकती, जो एक कन्वेंस डीड है। यह सभी संपत्ति अधिकारों को कानूनी मालिक को हस्तांतरित करने के लिए एक आवश्यक है। तो समझ गए होंगे आप कि कन्वेंस डीड क्या होती है। जब हम एक सपोज करो कि एक प्लॉट है और हम अपने प्लॉट को किसी को बेच रहे हैं, तो अपना जो नाम है वो हमारी प्रॉपर्टी पर, उस पर दूसरे का नाम चढ़ेगा। उस नाम चढ़ने के आधार जो है वही है कन्वेंस डीड। चलिए, कन्वेंस डीड क्या है और ये महत्वपूर्ण क्यों है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, कन्वेंस डीड संपत्ति के अधिकार, शीर्षक और स्वामित्व मतलब मालिक का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण, ट्रांसफर है। जरूरी नहीं है कि यह हमेशा के विचार के लिए हो, मतलब कि हो सकता है कुछ समय के लिए कर दें, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए कर दें, या फिर जिसको हम कर रहे हैं ट्रांसफर वो किसी और को हस्तांतरण करेगा। ये तो एक प्रक्रिया है, वो चलती रहती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कन्वेंस डीड आवश्यक है कि संपत्ति खरीदने वाले खरीदार का उस पर पूरा अधिकार है और वह अपनी इच्छा से इसे अपने पास रख सकता है या फिर बेच सकता है। वैध मौद्रिक प्रतिफल के लिए कन्वेंस डीड पर हस्ताक्षर करने के बाद विक्रेता संपत्ति के सभी कानूनी अधिकार चल या अचल खरीदार के नाम पर स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर कर देता है। यदि बिक्री कन्वेंस डीड के बिना होती है तो क्या होगा, मतलब कि कोई बिक्री हो गई है और उसमें कन्वेंस डीड नहीं लगा है तो क्या होगा। देखिए, यदि कोई उचित कन्वेंस डीड नहीं है तो खरीदार के पास संपत्ति के खिलाफ कोई कानून अधिकार नहीं होगा, वह अपने स्वामित्व का दावा कर ही नहीं सकता। इसलिए किसी भी बिक्री के लिए कन्वेंस डीड बहुत ही आवश्यक है। विक्रय विलेख बनाम हस्तांतरण विलेख। देखिए, विक्रय विलेख के ऊपर हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन बना चुके हैं, लेकिन ये विक्रय विलेख की तरह ही होता है लेकिन उससे थोड़ा सा अलग होता है। इसीलिए हम इन दोनों के अंतर समझेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, कन्वेंस डीड अक्सर बिक्री डीड के साथ भ्रमित किया जाता है। प्रत्येक विलेख एक अभिहस्तांतरण विलेख है। ध्यान रखना, हर कोई जो भी विक्रय विलेख है वो एक अभिहस्तांतरण विलेख है, लेकिन सभी हस्तांतरण विलेख विक्रय विलेख नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कन्वेंस डीड में उपहार, बंधक, विनिमय आदि शामिल होते हैं। अब कन्वेंस डीड के अंतर्गत आप किसी का भी हस्तांतरण कर रहे हैं तो वसीयत या फिर किसी को गिफ्ट मतलब कि दान दे रहे हैं तो भी आपको कन्वेंस डीड चाहिए ही चाहिए। बिक्री तब होती है जब विक्रेता प्रतिफल के बदले में संपत्ति खरीदार को बेचता है, मतलब कि कन्वेंस डीड तब अभिहस्तांतरण जो है वो तब विक्रय विलेख माना जाएगा जब आप अपने प्रॉपर्टी मतलब कि जो प्लॉट है आप अपने बेचना चाह रहे हैं, जमीन है कोई भी, उसको दूसरे को दे रहे हैं, उसके देने के बदले में आप उससे कुछ ले रहे हैं, पैसा, धन, पूंजी, जो भी आप ले रहे हैं, तो वो विक्रय विलेख हो जाएगा। विक्रय विलेख और अभिहस्तांतरण। देखिए,
इसकी आवश्यकता तब होती है जब कोई विक्रेता प्रतिफल के बदले में संपत्ति खरीदार को बेचता है। मतलब खरीदने वाले को अगर अपनी संपत्ति बेच रहे हैं तो उससे वापस में पैसे लेंगे, तो उसको कहेंगे हम विक्रय विलेख। अभी हस्तांतरण विलेख संपत्ति के अधिकार, शीर्षक और स्वामित्व का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण है। जरूरी नहीं है कि हमेशा विचार के लिए हो, मतलब कि हमेशा के लिए जरूरी नहीं है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि एक पिता ने, उसके 2 बच्चे हैं और एक ही बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी या जमीन है वो ट्रांसफर कर दी, दूसरे बच्चे को नहीं की, क्योंकि उसका मन था कि मेरा जो दूसरा बेटा है वो नालायक है, नालायक किस्म का है, उसकी संगति बेकार है, अगर मैं उसको जमीन या प्रॉपर्टी जो भी उसके नाम करता हूं तो वो उसको बर्बाद कर देगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता। तो वहां पर अभी हस्तांतरण विलेख कन्वेंस डीड के आधार पर वो ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें मौद्रिक या गैर मौद्रिक किसी प्रकार का विचार शामिल होता है। मतलब मौद्रिक या गैर मौद्रिक मतलब कि कोई रुपया, धन, पैसा, इसमें मौद्रिक विचार शामिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। विक्रेता को अधिकार, शीर्षक या स्वामित्व का स्थायी हस्तांतरण होता है। विक्रेता का अधिकार, स्वामित्व का हस्तांतरण सीमित अवधि के लिए हो सकता है, मतलब कि कुछ समय के लिए भी हो सकता है। बिक्री में संपत्ति की बिक्री शामिल है और कुछ भी नहीं जिसे बेचना सही है। विक्रेता को अधिकार, स्वामित्व या स्वामित्व का हस्तांतरण सीमित अवधि के लिए हो सकता है। इसमें खरीदार संपत्ति का अंतिम उपयोगकर्ता बन जाता है और इसे बेचने या उसका उपयोग करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। खरीदार के पास इसका सही उपयोग है और इसे बेचने का अधिकार नहीं होता। सपोज करो कि मैंने किसी को अपनी 2 बीघा जमीन, ठीक है, 10 साल के लिए उसका यूज करने के लिए दे दी और उसके बदले में पर ईयर 10,000 रुपये लिए, तो 1 लाख रुपए मैंने उससे लेकर के 10,000 रुपये के लिए उसको कन्वेंस डीड के माध्यम से उसके नाम पर ट्रांसफर कर दी, तो वो 10 साल तक उसको उपयोग कर सकता है, किसी और को बेच नहीं सकता। अभी 10 साल के लिए उसके नाम पर रहेगी, वो उसका जो चाहे उपयोग कर सकता है लेकिन बेच नहीं सकता। लेकिन विक्रय विलेख में कोई समय या कुछ नहीं होता है, एक बार दे दिया तो फिर हमेशा के लिए जो भी जमीन प्रॉपर्टी है वो उसी की हो जाती है जिसके नाम पर हमने अभिलेख किया है। आगे है कि इसमें क्या क्या शामिल है, किस किन चीजों का जो है वो हो सकता है। देखिए, भूमि या संपत्ति का वास्तविक चिन्ह, संपत्ति और उसके उपयोग से जुड़े हुए अन्य अधिकार, वर्तमान विक्रेता तक सभी शीर्षक स्वामी के नाम, खरीदार को संपत्ति की डिलीवरी की स्थिति, प्राप्ति प्रतिफल की घोषणा करने के लिए एक ज्ञापन, चाहे वह मौद्रिक हो अथवा गैर मौद्रिक, संपत्ति खरीदते समय पूर्व अधिकार हस्तांतरित करने के नियम और शर्त, और दोनों पक्षों के हस्ताक्षर, जो अभी हस्तांतरण विलेख में ये सारी चीजें होनी चाहिए। इस पर हस्ताक्षर करने से पहले ध्यान देने वाली योग्य क्या है बातें। देखिए, विक्रेता को एक ऋणभार प्रमाण पत्र के साथ प्रमाणित करना होगा कि संपत्ति किसी भी भार से मुक्त है, मतलब कि उस संपत्ति पर कोई लोन, कर्जा वर्जा कुछ नहीं है। संपत्ति पर कोई खुला बंधक नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, विक्रेता की संपत्ति पर बंधक को चुकाना होगा या उस पर हस्ताक्षर करते समय उसे खरीदार के नाम पर स्थानांतरित करना होगा। इसे उप पंजीयक कार्यालय में जांचा जा सकता है। मतलब कि अगर आप कोई जमीन ले रहे हैं तो उस पर यह जरूर चेक करवा लें कि भैया इस पर लोन वोन तो नहीं है, या फिर किसी के घर पे गिरवी तो नहीं है। बंधक का मतलब बंधक है, गिरवी तो नहीं है ये, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो जिसने आपको बेच दिए फिर सारा वो तो जिसका पास में गिरवी है या फिर जिसका उस पर कोई हक है वो तो उसी से लेगा ना जो मालिक है, तो इसमें समस्याएं होंगी। आगे, संपत्ति विक्रेता के नाम से खरीदार के नाम पर कब स्थानांतरित की जाएगी, इसकी तारीखों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। इस विलेख पर कम से कम 2 गवाहों के हस्ताक्षर भी होने जरूरी है। आगे, कन्वेंस डीड करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस, इसे स्टाम्प पेपर पर लिखा जाएगा। यह दस्तावेज स्थानीय उपपंजीयक कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। रजिस्ट्रार विलेख का सत्यापन करता है और पंजीकरण के लिए मंजूरी देता है। अनुमोदन के बाद स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा और कन्वेंस डीड तैयार हो जाएगी।
आगे पॉइंट है कन्वेंस डीड के लिए शुल्क क्या है। देखिए, इस विलेख को बनाते समय लगने वाले शुल्क और खर्च सरकार द्वारा निर्मित निहित कर्तव्यों पर निर्भर करते हैं। स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क एक राज्य से दूसरे स्थान में भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब कि वो उस समय पर क्या कितने रुपए में वो स्टाम्प वगैरह जो सारे लगते हैं वो उस समय की प्रक्रिया है कि आप कब कर रहे हैं, उस समय पर कितना उस पर रेट लगा हुआ है, या फिर किस जगह की जमीन है और एक राज्य से दूसरे स्थान में कर रहे हैं, वो सारी टर्म एंड कंडीशंस वहां तभी मिलती है। कन्वेंस डीड के लिए आवश्यक दस्तावेज। कन्वेंस डीड अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक जो दस्तावेज है उनकी सूची यहां पर दी गई है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली है बिक्री समझौता। विक्रेता खरीदार से मूल्यों के साथ साथ संपत्ति बेचने का वादा करता है। बैनामा करते समय यह दस्तावेज आवश्यक देना होगा। दूसरा है उत्परिवर्तन प्रविष्टियां। ये वे प्रविष्टियां हैं जो राजस्व रिकॉर्ड में मौजूद हैं, जो किसी संपत्ति के स्वामित्व के लिए होनी चाहिए। नंबर 1 स्थान योजना। दूसरा, राजस्व विभाग से संपत्ति के लिए एक सर्वेक्षण योजना। सर्वेक्षण योजना के साथ एक लेआउट प्लॉट योजना भी शामिल करें जो स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हो। वास्तु प्रमाण पत्र, शहरी सीमा अधिकार अधिनियम प्रमाणन, भवन या संरचना योजना को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना। प्रारंभ का प्रमाण पत्र, ओसी मतलब कि या अधिभोग प्रमाण पत्र अगर वहां पर लागू हो तो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं। वह दस्तावेज जो स्टाम्प शुल्क के भुगतान को साबित करता है। पंजीकरण का साक्ष्य, रजिस्टर का साक्ष्य। और उसके बाद मसौदा संप्रेषण विलेख। इस पूरे प्रक्रिया में मतलब जो जो चीजें टर्म कंडीशंस है, नाम, वो सारा का सारा वहां पर मेंशन होना चाहिए। अगला पॉइंट है इसमें कन्वेंस डीड के प्रकार। देखिए, सबसे पहला है फ्री होल्ड संपत्ति पर। यह एक ऐसा विलेख है जहां खरीदार को संपत्ति का आनंद लेने का पूरा अधिकार मिलता है। संपत्ति को फ्री होल्ड में बदल दिया जाएगा और मालिक को संपत्ति का पूरा अधिकार मिल जाएगा। कन्वेंस डीड खरीदार को दिया गया अंतिम दस्तावेज होता है। दूसरा है लीज होल्ड संपत्ति पर। लीज होल्ड संपत्ति पर देखिए, लीज होल्ड संपत्ति उस मालिक को दिया जाता है जिसका केवल निर्मित घर पर अधिकार होता है, जिसका अर्थ है संपत्ति पर बनी दीवारों पर, न कि भूमि के स्वामित्व पर। मकान मालिक सामान्य क्षेत्रों और निर्मित संरचनाओं का मालिक ही होगा। मतलब कि जो निर्मित चीजें उनका होगा मालिक, जो प्रॉपर्टी जमीन उसमें अलग अलग होता है, मतलब जमीन अलग और उसके ऊपर जो बना हुआ मकान या कुछ भी है वो अलग अलग भागों में हो जाता है। आगे है बंधक के विषय पर। यदि संपत्ति बंधक के अधीन है, मतलब कि गिरवी है, तो खरीदार समय समय पर संपत्ति में प्रवेश कर सकता है और भवन और उसके परिसर का आनंद ले सकता है। त्याग विलेख। विलेख का यह रूप एक व्यक्ति के अधिकारों, शीर्षकों या हितों को अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों के पक्ष में स्थानांतरित या जारी करते समय बनाया जाता है। यह आमतौर पर तब होता है जब संपत्ति का हस्तांतरण सामान्य संपत्ति के साथ में होता है। लास्ट है उपहार विलेख के रूप में। देखिए, संपत्ति अनुदानकर्ता द्वारा अनुदान प्राप्तकर्ता को उपहार में दी जाती है, तो इसे उपहार विलेख के रूप में जाना जाता है। मतलब कभी एक व्यक्ति जो दान देने वाला है, दान लेने वाले को हस्तांतरित की जाती है, तो वहां पर क्या होगा, ये उपहार विलेख के रूप में आ जाती है। अब है दोस्तों नमूना। अभी हस्तांतरण विलेख का जो नमूना है वो हम यहां पर पेश कर रहे हैं। देखिए, लीगल साइज का एक पेज होता है और ऊपर लिखा हुआ होता है नमूना हस्तांतरण विलेख। स्टार्ट करते हैं। श्री एक्स को इसके बाद विक्रेता कहा जाएगा। मतलब जो व्यक्ति लेने वाला है उसको यहां पर नाम लिखा जाएगा, उसको कहा जाएगा, उसको नहीं, विक्रेता कहा जाएगा। और जिसकी इस अभिव्यक्ति को जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल द्वारा बाहर नहीं किया जाता है तब तक उसके उत्तराधिकारियों को कार्यालय और नियुक्तियों में शामिल माना जाएगा। के बीच डैश, मतलब कि यहां पर दिन तारीख को किया गया वह समझौता एक भाग और श्रीमती कुमारी या जो भी है कि विधवा डैश 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 अपने वकील श्रीमती के माध्यम से डैश 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 का निवासी है। कुमारी बेटी पत्नी का डैश 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 की
को इसके बाद दूसरे भाग का आवंटिती कहा जाएगा। मतलब जो दूसरा भाग उसको मिलेगा उसका, जिसकी अभिव्यक्ति को जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल, मैं संदर्भ का मतलब जो लिखित में यहां पर मेंशन है के प्रतिकूल निकाला जाएगा, उसके अधिकारियों को कार्यालय और कार्यभार में शामिल माना जाएगा, और श्रीमती डैश 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 की विधवा डैश 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 के निवासी को इसके बाद तीसरे पक्ष को क्रेता कहा जाएगा, जिसकी अभिव्यक्ति को जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल बाहर न किया जाए कार्यालय और कार्यभार में उसके उत्तराधिकारियों को भी शामिल माना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि विक्रेता और क्रेता की यहां पर मेंशन होगा, और एक मेंशन होगा उसका जो यहां पर जिस मतलब कि एक तो हो गया जो प्रॉपर्टी को दे रहा है, एक हो गया जो प्रॉपर्टी को ले रहा है। जो प्रॉपर्टी को दे रहा है वो प्रॉपर्टी उसी की है या उसके परिवार में और भी लोग हैं, और उसके पास कहां से आई, ये सारी चीजें मेंशन करनी होंगी। उसके बाद जबकि आवंटी सहकारी समिति का सदस्य है जिसे लीज डीड दिनांक डैश 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 के तहत वर्ग मीटर की भूमि आवंटित की गई थी या उप के साथ पंजीकृत किया गया था, दस्तावेज संख्या के रूप में दिल्ली के रजिस्ट्रार डैश 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 पुस्तक संख्या डैश वॉल्यूम नंबर ये पृष्ठ पर से, जबकि आवंटित पत्र संख्या डैश 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 फ्लैट नंबर ब्लॉक नंबर स्थित संपत्ति का पूरा विवरण कृपया यहाँ उल्लेख किया जा सकता है। यहाँ उल्लेखित सीमा नियमों को शर्तों के अधीन साइड आवंटी को आवंटित किया जाएगा। आवंटित का मतलब दिया जाना, ठीक है दोस्तों, जिसको देने वाला है उसको दिया जाएगा। और जबकि आवंटिती ने कब्जा श्री या श्रीमती को दे दिया था, कुमारी या दो विधवा डैश के निवासी ने श्रीमती को नियुक्त करते हुए डैश पर पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की है। कुमारी बेटी पत्नी श्री की विधवा डैश 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 का निवासी है। देखिए यहाँ पर ये जो चीजें हैं ना, कुमारी बेटी पत्नी श्री या विधवा जो भी हो सकता है, ये सारे वो है मेंशन जो एक मतलब कि जो प्रोनाउन की तरह पर यूज किए गए हैं, ठीक है, सर्वनाम की जगह पर, बाकी नाम तो यहाँ पर आएगा। उसके बाद अपने वकील के रूप में उसे अपनी ओर से संपत्ति बेचने के लिए अधिकृत करता है, और यह दर्शाते हुए कि उक्त आवंटन अभी भी वैध है और उक्त आवंटी के अपने वकील के माध्यम से क्रेता को आवंटित या पट्टे पर दिए गए या उसे दिए गए फ्लैट के नीचे की भूमि में विक्रेता के पुनरीक्षण हित के अनुदान के लिए आवेदन किया है। क्रेता को विक्रेता इसके बाद दिखाई देने वाले नियमों और शर्तों के अधीन हस्तांतरित संपत्ति के तहत भूमि में पुनरीक्षण ब्याज क्रेता को देने के लिए सहमत हुए हैं। तो ये था कन्वेंस डीड जो होती है उसका प्रारूप। अब एक क्वेश्चन है कि कन्वेंस डीड कौन तैयार कर सकता है। देखिए कन्वेंस डीड का अर्थ, जैसा कि लेख में कहा गया है कि खरीदार की शक्ति और स्वामित्व हस्तांतरण का कानूनी कागजी काम है। ये सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है कि यह एक कानूनी लेन देन है। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक वकील और कुछ स्थितियों में एक रियल एस्टेट एजेंट की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। वे दोनों पक्षों को व्यवस्थित तरीके से विलेख तैयार करने की अनुमति देते हैं। उनकी सहायता अक्सर आवश्यक होती है क्योंकि वे कानूनी ताओं के परिचित होते हैं और जरूरतों से अवगत होते हैं। सरकार को स्टाम्प शुल्क के माध्यम से धन या राजस्व प्राप्त होता है जो इस कन्वेंस डीड के शुल्क पंजीकरण के लिए आवश्यक होता है। इसमें वकीलों का मेंशन किया गया है, सारे लोग वकीलों के माध्यम से करवाते हैं क्योंकि इसमें कंडीशन ये होती है दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है लोग अपनी जानकारी के लिए फिर वकीलों का पैसा और सरकार के जो वो होते हैं ड्राफ्ट वगैरह लगते हैं, स्टाम्प लगते हैं, उनका पैसा बचाने के लिए आपस में ही लेन देन कर लेते हैं और फिर बाद में आकर के दिक्कत हो जाती है। जब भी डीड नहीं बनती है तो दिक्कत हो जाती है बहुत बड़ी। आगे है कि यदि कन्वेंस डीड खो जाए तो क्या होगा। मतलब कि आपने किसी को अपनी संपत्ति दे दी है और जिसको दिया उसने जो उसके कागजात थे एज ए कन्वेंस डीड वो खो गई है तो क्या होगा। देखिए यदि बैंकर की लापरवाही से के कारण से स्थानांतरण विलेख खो जाता है तो निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। यहाँ बैंकर हो सकता है या फिर वो कोई व्यक्ति हो सकता है। देखिए संपत्ति के मालिक को यथाशीघ्र पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। यदि कोई संभावित खरीदार बिक्री के समय प्रथम सूचना रिपोर्ट का अनुरोध करता है तो उसकी एक प्रति अपने पास रखें। मतलब कि सबसे पहले पुलिस में जाना है, FIR करनी है, उसकी कॉपी लेनी है।
उसके बाद अखबार में एक विज्ञापन दे सकते हैं जिसमें कहा गया हो कि ट्रांसफर डीड के कागजी काम खो गए हैं। आपको यह पता लगाने के लिए 15 दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है कि क्या कोई उस समय सीमा के भीतर दस्तावेज ढूंढता और लौटाता है। तो मतलब अखबार में निकालेंगे और 15 दिन आप रुक सकते हैं कि जो भी किसी के पास में हो या कहीं से मिल जाए, कैसे भी कोई उन्हें लौटा दे। तीसरा काम ये करते हैं, आप एक हलफनामा लिख सकते हैं और इसे नोटरीकृत करवा सकते हैं। इसमें सभी संपत्ति की जानकारी, एफआईआर की जानकारी और अधिसूचना, समाचार पत्र, विज्ञापन के बारे में डेटा शामिल होना चाहिए। मतलब कि अगर 15 दिन के बाद भी आपका कागज वागज नहीं मिलते हैं तो आपको एक हलफनामा बनवाना है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन करनी है। इस तरह से हमने वहाँ पे ज़मीन हस्तांतरित की थी या प्लॉट हस्तांतरित किया था, उसके कागज हमने जो करवाई थी वो खो गए हैं और उसकी एफआईआर भी की है, न्यूज़पेपर में भी निकाला है, सारी चीज़ें। आपकी जो उपकार्यालय रजिस्ट्रार जहां संपत्ति पंजीकृत थी आपको कन्वेंस डीड की कानूनी रूप से प्रमाणित प्रति प्रदान कर सकता है। आपको निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करना होगा और आपको आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। मतलब कि जो उपकार्यालय है, ठीक है, वहां से आपको क्या मिल जाएगा, उसका फोटोकॉपी मिल जाएगी या कॉपी मिल जाएगी। आगे माना गया अभिहस्तांतरण विलेख। देखिए, भले ही डेवलपर ने हस्तांतरण विलेख निष्पादित नहीं किया है, कानून इसे तब तक निष्पादित मानता है जब तक कि राज्य सरकार एक सुविचारित संप्रेषण विलेख या संप्रेषण विलेख जारी नहीं कर देती। मतलब कि आपने हस्तांतरित तो कर लिया, लेकिन वो क्या है, वो होता है दाखला खारिज। जब किसी भी संपत्ति जमीन को आप खरीदते हैं तो दाखला खारिज होता है। जब तक दाखिला खारिज नहीं होता, आप कितना भी अपने आपस में लेन देन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सरकार उस चीज को नहीं मानती। ठीक है, तो एक संप्रेषण विलेख होता है। क्या इससे आज के समय से पहले इसके जो हम थे मालिक, उसके बाद हमारी इनसे बात हुई, इन्होंने लेने की इच्छा जताई या फिर हमारी मजबूरी थी कि हमें पैसों की आवश्यकता थी, हमने अपनी प्लॉट या जमीन इनके नाम कर दी है, इतने पैसे इनसे ले लिए हैं, जिसको जो आधार चल रहा है, जो भी उस समय पर उसका रेट चल रहा है, जो भी सारी चीज़ें उसमें लिखनी पड़ती हैं। अब अनुमानित डीम्ड कन्वेंस अर्थ प्राप्त करने के लिए किसी को अपेक्षित दस्तावेज के साथ उपयुक्त अधिकारियों को एक आवेदन जमा कराना होगा। डेवलपर को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि दोनों पक्ष उपस्थित हों, क्योंकि प्राधिकृत कानून केवल तभी निर्णय लेगा जब दोनों पक्षों को सुना जाएगा। मतलब कि अगर कुछ उस वहाँ पर जो मकान है, वहाँ पर कोई नया मकान बन रहा है या वो उसमें कुछ चेंज हो रहा है, एक दो बिल्डिंग मतलब एक दो मंजिल और बढ़ रही है या फिर कहीं भी कुछ भी हो रहा है, तो जब आप किसी के पास भी जाएंगे, उसका नक्शा बनवाने के लिए जाते हैं या फिर उसका जो वहाँ की जो ज़मीन है उसका वाटर लेवल चेक करने के लिए या फिर वहाँ पर अनुमति लेने के लिए हम अपने इस प्लॉट पर कितनी मंजिल ज़मीन बनवा सकते हैं, तो सारी चीज़ के लिए यहाँ पर ये ज़रूर होता है कि डीम्ड कन्वेंस की जो सर्टिफिकेट है या फिर जो कागज़ है वो वहाँ पर चाहिए होते हैं। अब अनुमानित कन्वेंस डीड के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है। देखिए, कन्वेंस डीड के लिए आवश्यक दस्तावेज ये है, सबसे नंबर 1 भूमि के दस्तावेज जो प्रासंगिक हों, जैसे कि भू राजस्व, नगरपालिका रिकॉर्ड, और इसी तरह किसी संपत्ति के लिए मकान मालिक और डेवलपर के बीच विकास समझौते का एक दस्तावेज, प्रत्येक फ्लैट में एक पंजीकृत और मुद्रांकित समझौते की प्रति होनी चाहिए, अनुमोदित भवन योजना की प्रति, मतलब कि जो जिसने मकान बनाने के लिए जो परमिशन दी है उस परमिशन का भी मेंशन यहाँ पर होना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा कन्वेंस डीड। आप होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 20 नंबर आपको इस कन्वेंस डीड वाले क्वेश्चन के मिलने ही मिलने हैं, डेफिनेटली ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं यहीं समाप्त। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमें अगर आपके पास में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आज आप हमें हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ न्यू अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और उसके साथ साथ में आप हमें हमारे जो फेसबुक पेज है और हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,